जन्नत के पत्ते, कच्चे सेब के रंग का सब्ज पाँव को छूता फ्रॉक, नीचे ट्राउज़र और कलाई तक आती आस्तीन। ये एक मशहूर ब्रांड का जोड़ा था और उसके साथ नेट का दुपट्टा था, सो उसने अलग से बड़ा सा दुपट्टा बनवा लिया था कच्चे सेब के रंग का। यूं गले का काम दुपट्टे में छुप गया। चेहरे के गिर्द भी दुपट्टा यूं लपेटा कि वो पेशानी से काफ़ी आगे था। कान भी छुप के सहूलत थी कि किसी आदमी को देखते ही वो थोड़ी से दुपट्टा आगे को लाकर निकाब कर सकती थी। यूं अबाया के बगैर भी जीनत छुप गई, निकाब भी हो गया और अच्छा लिबास भी पहन लिया। बैठी भी ज़रा कोने की मेज़ पे थी। गुलाबी फूलों से आरास्ता स्टेज पे इरम कामदार गुलाबी लिबास में गर्दन ऊंची किए और निगाहें झुकाए बैठी थी। वो इरम को जानती थी। उसे मालूम था कि वो ज़बरदस्ती बिठाई गई है। उसकी सास अब उसे अंगूठी पहना रही थी। मूवी मेकर मूवी बना रहा था। पता नहीं यहाँ ताया के इस्लाम को क्या हुआ था। वेटर्स, मूवी मेकर्स, ये भी तो मर्द थे, मगर वही सोसाइटी के दोहरे मयारात। हिजाब कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, ये तो एक मुकम्मल अलग तर्ज ज़िंदगी होता है। और ये तर्ज ज़िंदगी इतना आसान नहीं था, उसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया था। तुमने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है? गले का काम ही नज़र नहीं आ रहा। चेहरे से तो हटाओ। मूवी मेकर वीडियो बना रहा था, सो वो चेहरे को ढके रुख मोड़े बैठी थी। और फातिमा, जो ज़रा देर को इधर आई थी, अपनी हैरत जाहिर करने में साथी ख़वातीन के साथ मिल गई थी। नहीं हटा सकती लेडीज़, मैं अब नकाब करती हूँ, वो रसान से जवाब दे रही थी। मगर फिर क्यों? और यार, फंक्शन पे तो खैर होती है। खैर, मुझसे पूछो कि कितना शर होता है। वो अब बदल हो रही थी, हिजाब से नहीं, लोगों से। या अल्लाह, लोग खामोश क्यों नहीं रहते? इतना क्यों सवाल करते हैं? सहरिश, सना और असजद की बहनें अब डांस की तैयारी कर रही थीं। उन्हें कोई नहीं टोक रहा था। स्लीवलेस पहने फिरती किसी लड़की को कोई नहीं टोक रहा था, मगर हिजाबी लड़की के सब क्यों पीछे पड़ गए थे? क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए और वो आजमाए न जाएंगे? वो अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारती रही। लड़कियां रक्स के लिए पोजीशन संभाले खड़ी थीं। मूवी मेकर का कैमरा रेडी था। उसने रुख मोड़ लिया। दिल अंदर ही अंदर लरस रहा था। वो किसी को मना नहीं कर सकती थी, उसकी कोई न सुनता। तबाही, तबाही कितनी करीब थी और सब बेखबर थे। हेराक्लितस की दायमी आग, भड़कते अलाव, दहकते अंगारे। इंसान भी खुद ही अपने लिए क्या क्या कमा लेता है। और यादें भी कितनी अजीब होती हैं। जब बंदा अंधेरे से नूर में आता है तो हर शय समझ में आने लगती है। उसे याद आ रहा था, शरिया एंड लॉ के दूसरे सेमेस्टर में असूलुद्दीन डिपार्टमेंट के ही एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने यूं ही एक किस्सा सुनाया था। उसे वो किस्सा आज पूरी जुज़ियात के साथ याद आ रहा था। मेरी बेटी की जब शादी होने लगी तो मैंने उसे मना किया कि बेटा, मूवी और फ़ोटो सेशन वगैरह मत करवाना। मगर वो मुझसे बहुत खफा हुई। वो मुझसे लड़ती रही कि अब्बा, मैंने हमेशा पर्दा किया, आपकी सारी बातें मानी। अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पे मुझे बददिल ना करें। मैं खामोश हो गया, इसरार नहीं किया कि मैं ज़बरदस्ती का काल नहीं था। शादी हुई, उसकी ससुराल ने फ़ोटो सेशन का मुकम्मल इंतज़ाम करवा रखा था। मैं चुप रहा। शादी के चौथे रोज़ मैं अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा था कि मेरी बेटी आई और मेरे कदमों में बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने बहुत पूछा कि क्या हुआ। उसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, अब्बा, आप ठीक कहते थे। मेरी बेटी के आंसू मेरे दिल पे उस दिन से गड़ गए थे। और यही सोचता हूँ कि पता नहीं हम अपनी खुशी के मौके पे अल्लाह को नाखुश क्यों कर देते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो किस्सा सुनाया तो उसने चंद हिजाबी लड़कियों की आंखों से आंसू गिरते देखे थे। तब कंधे उचकाकर वो हैरान होकर सोचती थी कि ये क्यों रो रही हैं। अब उसे पता चला था कि वो क्यों रो रही थी। फंक्शन ख़त्म होने तक उसका दिल उचाट हो चुका था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियाँ उतारने के इरादे से वो बेदिली से खड़ी थी।
कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पे था और बाल खोल कर आगे को डाल रखे थे। भारे भी उसकी नकल में घुंघराली पोनी आगे को डाल लेती थी। पता नहीं वो बहनें फ़ोन क्यों नहीं उठाती और मेल का भी जवाब नहीं देती। खैर 2 हफ्ते तो रह गए हैं, जाकर पूछ लूँगी। दरवाजे पर दस्तक हुई, वो चौंकी, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वहाँ जहान खड़ा था, जमुरद रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहने। पता नहीं कहाँ से कुर्ता खरीद कर लाया था, मगर अच्छा था। आस्तीन आदतन कोहनियों तक मोड़े वो हाथ में 2 मग लिए खड़ा था। कॉफ़ी पियोगी? वो फिर से वही दोस्ताना से अंदाज वाला जहान बन चुका था। मैं सोने से पहले कॉफ़ी नहीं पीती। कह देने के बाद उसे लहजे की सर्द महरी का एहसास हुआ तो रुकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अगर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ़, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है तो ज़रूर पीऊँगी। तुम एक लफ्ज़ का इजाफा करते करते रह गई। क्रिमिनल। वो मुस्कुराया तो हया की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मुझे इस लफ्ज़ का इजाफा करना चाहिए? हम इस बारे में बात कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद उसे बिलाकर उसके मुतल्लिक बात करने का ख्याल आ ही गया। ठीक है, छत पे चलते हैं। उसने कानों से बालियां नहीं उतारी जिनमें मोती पिरोए थे। जहान के मोती। वो सच नहीं बोलता था तो उसके मोती कैसे निकल आए? वो इन 2 हफ्तों में ये सोचती रही थी। न महसूस तौर पे भी वो अब्दुर्रहमान पाशा से मुत्तफिक थी कि वो सच्चे मोती ही थे, मगर जहान को तो याद भी नहीं होगा कि ये वो मोती हैं। छत पे अंधेरा था, दूर नीचे कॉलोनी की बत्तियां जल रही थीं। वो दोनों मुंडेर के साथ लगे झूले पे आ बैठे। हल्का हल्का हिलता झूला उनके बैठने से बिल्कुल थम गया। हया ने कॉफ़ी का मग लबों से लगाया। अच्छी बनी है। आखिर इस्तांबुल की बेहतरीन शेफ़, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है। और तुमने भी क्रिमिनल का इजाफा नहीं किया, क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ भी नहीं। क्या तुम्हें मेरा एतबार है? हाँ, उसने सोचने का वक्त भी नहीं लिया। सामने दीवार पे पप्पा के गमलों से ऊपर इन दोनों के साए गिर रहे थे। पौधों की टहनियों से ऊपर वो अजीब सी हैबत बना रहे थे। ठीक है, फिर तुम बताओ कि तुम इस शख्स को कैसे जानती हो जो इस रोज़ मेरे साथ था? अब्दुर्रहमान पाशा, उम्मतुल्लाह हबीब पाशा का बेटा। उसने अन्य का पूरा नाम लिया। वो ज़रा चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, तुम कैसे? लंबी कहानी है, सुनोगे? उसने बेनियाजी से शानों को जुम्बिश देकर पूछा। वो सामने दीवार पे ही देख रही थी। उसने दूसरे साए को इस बात में सर हिलाते देखा तो वह कहना शुरू हुई। अपने साए के हिलते लब दिखाई नहीं देते थे, ना ही कान में पड़ी बाली के मोती चमकते दिखाई दे रहे थे। वो तो परेशानी, अजियत और इज़्तिराब जिसे वो पिछले 5 माह से अपने दिल में छुपाई हुई थी, जिसका एक हिस्सा उसने डीजे के साथ बांटा भी था और अब उसने पूरा ही बांट दिया। सबांची की तरफ से मेल मौसूल होने वाली रात से जब पहली दफ़ा फूल आए थे, उससे लेकर उस रोज़ के वाक़ये तक उसने सब कह सुनाया। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। अगर बोला तो सिर्फ उस वक्त जब उसने इस्तक़लाल जदेसी में पाशा के चेहरे पे काफ़ी उलटने का वाक़या बताया। अच्छा, तुमने पाशा के ऊपर काफ़ी उलट दी? वो जैसे बहुत महफूज हुआ था। हाँ, तुम उसे पाशा बे क्यों कहते हो? उसे सब पाशा बे कहते हैं, मिस्टर पाशा। शौक़ है खुद को मिस्टर कहलवाने का। कॉफ़ी के मग खाली होकर ज़मीन पे पड़े थे। दीवार पे साए वैसे ही चिपके थे। सारी दास्तान सुनते रहे। पौधे भी मुतवज्जे थे। जब वो खामोश हुई तो वो जैसे सोचते हुए बोला, यानी कि उसने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मगर मैं सिर्फ एक बात नहीं समझ सका, इतना सब कुछ हुआ और तुमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया? क्यों? तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? मैं कभी भी उनको ये नहीं बता सकती थी जहान। अब तो मामला ख़त्म हो गया है, मगर जब शुरू हुआ था तो मुझे तुर्की जाना था। अगर मैं बताती तो वो मुझसे फ़ोन ले लेते और घर से निकलने पे पाबंदी लगा देते। तुर्की तो जाने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मैं जानती थी कि जो मेरे घर के अंदर फूल रख सकता है, मेरे फ़ोन में ट्रेसर लगवा सकता है, उसके खिलाफ पापा भी कुछ नहीं कर सकते।
और अब्बा को बताने का मतलब था कि ताया फुरकान को भी बता देना, यानी पूरे ख़ानदान में तमाशा। अब्बा, ताया अब्बा को ना बताएं, ये नहीं हो सकता। और इतनी बहादुर तो मैं थी ही कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती थी। सो तो है, उसने सर हिलाकर इतराफ़ किया। कि तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं पाशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ, मैंने जान तब लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये एतमाद। वो पहली दफ़ा हंसा था। वो होले से मुस्कुरा दी। असल में मैंने कुछ अरसा होटल ग्रैंड पे काम किया है, इसलिए मैं उन सो कॉल्ड भाइयों को जानता हूँ। ये सगे भाई नहीं हैं, ये माफिया भाई हैं, एक ही माफिया फैमिली का हिस्सा। मगर ये बात अदलार में अगर कोई मेरे अलावा जानता है कि वो सगे भाई नहीं हैं, तो वो उम्मतुल्लाह हबीब पाशा हैं। खैर, मेरा पाशा बे से कुछ मसला हो गया और मैं इस्तकलाल स्ट्रीट आ गया। वो रेस्टोरेंट उसका ही है और वो औरत जिसको मैं अपनी लैंडलेडी बताता हूँ, उसको वही भेजता है और वो उसकी साथी शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी। मगर उसने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था जो मैं कर नहीं सका, जिसकी वजह से रोज़ तलब कलामी हुई थी। कौन सा काम? वो चौंकी।